तरीके जिनसे कि ये दुनिया जो है वो खत्म हो सकती है, यानी जब तबाही मचेगी, जब प्रलय आएगा इस दुनिया पे, तो अनकंट्रोल्ड डिजायर एंड हेट कैन हार्म द वर्ल्ड. इट इज शॉर्ट बट गिव्स अ डीप मैसेज अबाउट ह्यूमन नेचर. इतने ज्यादा डिजायरस हो रहे हैं चीजों को लेकर, इतना ज्यादा हमारे अंदर पागलपन है चीजों को अटेन करने का. Hello and welcome students. I am your English mentor Tripti Arora, and today we are going to start our poem number 2, that is Fire and Ice. इस पोएम में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इस पोएम को लिखते समय या पढ़ते समय पोएट का टोन क्या था और पोएटिक डिवाइसेस क्या थे, वो सारी ही चीजें बच्चों हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे. सो स्टार्ट विद द पोएम नंबर 2, दैट इज फायर एंड आइस. तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम अबाउट द पोएट पढ़ेंगे. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कैसे पोएट हैं, वो किन तरह की पोएम्स लिखते हैं, क्या है उनकी खासियत उनकी पोएम्स की. देन एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम अपनी पोएम का, उसकी समरी देखेंगे, सेंट्रल आइडिया क्या है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन आने लगा है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम. उसी के साथ बच्चों आजकल एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएट इन द पोएम. तो मैं आपको टोन ऑफ द पोएट भी बताऊंगी हर एक पोएम की. तो हम आज फायर एंड आइस की भी टोन ऑफ द पोएट यानी किस टोन में उन्होंने ये पोएम लिखी है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ देखेंगे हम इसके पोएटिक डिवाइसेस. तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना पोएम. सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट द पोएट जो है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सो बोल रहे हैं he was one of the most celebrated American poet of the 20th century. Celebrated यानी well known, बहुत ही highly acclaimed American poet रहे हैं ये. He is known for his realistic depictions of rural life and deep philosophical theme hidden in the simple verses. यानी छोटी छोटी बातें बोलते हैं, सिंपल बातें बोलते हैं, लेकिन उसमें बहुत डीप फिलोसॉफिकल बातें बोल के चले जाते हैं. His poetry often explores nature, human emotions and life's complexities. यानी हमारी लाइफ ना बहुत सटल होती है, हमारी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस ऐसे नहीं होते हैं, बट ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, वो अपना रिलेशनशिप, चाहे वो नेचर के साथ हो, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो रिलेटिव्स के साथ हो, उसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं. तो उन कॉम्प्लेक्सिटीज की बात इनकी पोएम में हम लोग करते हुए इन्हें देखते हैं. Some of his famous works include The Road Not Taken, जो आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी, one of his most famous poems, Stopping by the Woods on a Snowy Evening and Mending Walls. He also won the Pulitzer Prize for Poetry 4 times. 4 बार इन्होंने पुलिट्जर प्राइज, जो हाईएस्ट नोबेल प्राइज होता है नेशन का, वो इन्होंने 4 बार अटेन किया है. तो इन्हीं के बारे में हमने पढ़ लिया है. अब इसके बाद हम देखते हैं अपनी पोएम का इंट्रोडक्शन. So, introduction of the poem Fire and Ice. The poem Fire and Ice by Robert Frost talks about 2 ways the world could end. 2 तरीके जिनसे कि ये दुनिया जो है वो खत्म हो सकती है, यानी जब तबाही मचेगी, जब प्रलय आएगा इस दुनिया पे, तो कौन सी 2 चीजें हैं जिससे ये अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो सकती है. सबसे पहला तो बताया है बच्चों फायर. फायर का यहाँ पर मतलब आग नहीं है, फायर का यहाँ पर मतलब है ह्यूमन बींग्स का ग्रीड, ह्यूमन बींग्स का डिजायर, यानी चीजों को पाने की ऐसी चाह जो हमें तबाह कर देगी, हमें ये सोचने के लिए भी समय नहीं देगी कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा नहीं है अपना, कौन पराया है. और ऐसा डिजायर जब ह्यूमन बींग्स के अंदर आ जाता है ना, पैसे के लेकर, पावर को लेकर, तो इंसान जो है वो पागल होने लगता है, और उसी का फायर जो है यहाँ पे डिपिक्शन बताया है. और सेकंड जो चीज बताई है वो है आइस, यानी कि हम लोग इतने कोल्ड हार्टेड हो जाएंगे, इतना ठंडा पड़ जाएगा हमारा दिल एक समय पे आने के बाद, कि उसके बाद हमारे अंदर अपने करीबी लाइक रिलेटिव्स के लिए, हमारे सिबलिंग्स के लिए, हमारे अपनों के लिए भी, लाइक जिनसे हम कनेक्टेड हैं बाय ब्लड, उनके लिए भी हमारे अंदर ना फीलिंग्स, इमोशंस नहीं रहेंगे. तो ये 2 चीजें हैं जो वो लोग हाईलाइट करते हैं कि हमारे अंदर चीजों का ऐसी चाह बढ़ गई है, हमारा ह्यूमन डिजायर जो है वो इतना ज्यादा पीक पे चला जा रहा है कि हम अपनों के ही बारे में सोचना भूल चुके हैं. तो फायर यानी ह्यूमन डिजायर से ये दुनिया खत्म हो जाएगी. देखिए बताया है ह्यूमन डिजायर, ग्रीड, लस्ट, चीजों का ऐसा मतलब उनको पाने के लिए उनको पोजीशन में पागल हो जाना, जो कि डिस्ट्रक्शन लेकर आएगा, तबाही लेकर आएगा. आइस जो है वो बताता है हेट्रेड, कोल्ड हार्टेड हो जाना, पत्थर दिल हो जाना, स्टोन हार्टेड हो जाना, और अपनों के बारे में ही सोचना बंद कर देना. कोल्डनेस एंड इनडिफरेंस विच कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, जो कि तबाही का दूसरा रीजन बन सकता है.
फ्रॉस्ट जो है वो कंपेयर कर रहे हैं इन दो पावरफुल इमोशंस को और बोल रहे हैं कि दोनों ही रुइन ला सकते हैं, दोनों ही प्रलय ला सकते हैं, दोनों ही तबाही ला सकते हैं. The poem teaches that both uncontrolled desire and hate can harm the world. It is short but gives a deep message about human nature. Human nature के बारे में उन्होंने आपको बेसिकली वो यहाँ पर नेचुरल चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, फायर या आइस की. वो फायर में भी ह्यूमन बींग्स के डिजायर, ह्यूमन बींग की जो आग है चीजों को पाने की, अपने पोजेशंस की या पावर को पाने की, उसकी बात करी है. और आइस में भी उन्होंने कोल्ड हार्टेड हो जाने की बात करी है. तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. बोल रहे हैं फायर एंड आइस. अब फायर एंड आइस का एक साथ मिलना किस तरह से. एक तरफ तो हम इतने कोल्ड हार्टेड हो जा रहे हैं कि हमारे दिल में बिल्कुल भी जगह नहीं बच जा रही है, और दूसरी तरफ हम लोग इतने ज्यादा लस्टफुल हो रहे हैं, इतने ज्यादा डिजायरस हो रहे हैं चीजों को लेकर, इतना ज्यादा हमारे अंदर पागलपन है चीजों को अटेन करने का कि हम उसमें ये भी नहीं देखते कि कौन हमारा क्लोज रिलेटिव है या किससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए. So to begin with, वो बोल रहे हैं some say the world will end in fire. Now what is the plot of the poem? First of all we'll understand that the plot of the poem says some say the world will end in fire. Some say कौन है? यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, एक ग्रुप खड़ा है, एक नहीं दो ग्रुप है बेसिकली लोगों के. तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये दुनिया जो है वो फायर से खत्म होगी, जबकि दूसरे लोग बोल रहे हैं कि ये दुनिया आइस से खत्म होगी. फायर यानी कि ह्यूमन बींग्स इतना पागल हो जाएंगे पावर के पीछे, मनी के पीछे, डिजायर्स के पीछे, पोजेशंस के पीछे कि वो लोग सोचना छोड़ देंगे दुनिया के बारे में. और सेकेंडली वो बोल रहे हैं आइस. जो दूसरा ग्रुप है वो बोल रहा है आइस से ये दुनिया खत्म होगी, क्योंकि कोल्ड हार्टेड हो जाना भी उतना ही हार्मफुल हो सकता है, उतना ही डेंजरस हो सकता है जितना कि आइस के मारे इस दुनिया का खत्म होना हो सकता है. तो बोल रहे हैं सम से यहाँ पर किसको बोला है? सम पीपल, कुछ लोगों को बोला है कि कुछ लोग बोल रहे हैं that the world will end in fire, कि ये दुनिया आग से यानी कि ह्यूमन डिजायर्स से. फायर यहाँ पर क्या बता रहा है? ह्यूमन डिजायर्स, कि ये दुनिया आग से खत्म होगी. और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये दुनिया आइस से खत्म होगी यानी कि हेट्रेड से खत्म होगी. इस दुनिया में हेट्रेड इतना भर जाएगा, हम लोग इतने कोल्ड हार्टेड हो जाएंगे कि हम एक दूसरे के बारे में सोचना ही छोड़ देंगे. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यहाँ पर टेस्टेड का मतलब है बच्चों एक्सपीरियंस्ड. What I have experienced of desire, कि जितना मैंने फायर को देखा है, जितना मैंने लोगों की चाह को देखा है. I hold with those who favor fire. Hold with का मतलब I accompany those, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं, मैं उन लोगों के हाँ में हाँ भरता हूं जो लोग बोल रहे हैं कि ये दुनिया फायर से खत्म होगी. तो पोएट यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं कि कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि ये दुनिया फायर से खत्म होगी और कुछ लोग बोल रहे थे कि आइस से खत्म होगी, लेकिन मैंने जितना एक्सपीरियंस करा है इस दुनिया को, मैं बोल सकता हूँ कि ये दुनिया फायर से खत्म हो सकती है. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट अगर दूसरी बार भी इस दुनिया को खत्म होना होगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, कि मुझे इतना तो पता है कि इतनी आइस, इतना हेट्रेड इस दुनिया में भर चुका है, लोगों के दिलों में भर चुका है. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि तबाही मचाने के लिए, डिस्ट्रक्शन लाने के लिए आइस भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगी, बहुत ही बेहतरीन जरिया है. एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब इट वुड बी इनफ और इट वुड बी सफिशिएंट, कि ये बिल्कुल सफिशिएंट होगी, बिल्कुल इतनी क्वांटिटी में ये अवेलेबल है. हमारे दिलों में हेट्रेड इतनी है कि अगर हमें इस दुनिया को हेट्रेड से यानी आइस से खत्म करना पड़ेगा, अपने आप को कोल्ड हार्टेड बना लेना होगा, तो भी हमारे अंदर इतना हेट्रेड है कि ये दुनिया हेट्रेड से, आइस से खत्म हो सकती है. तो यहाँ पर दो चीजों का क्लैश दिखाया है कि चाहे आइस बोल लो चाहे फायर बोल लो, इतनी क्वांटिटी में हमारे अंदर वो इमोशंस इतने हाई क्वांटिटी में हमारे अंदर है कि हम किसी से भी इस दुनिया का प्रलय, इस दुनिया की तबाही ला सकते हैं. उसके बाद बात कर रहे हैं इसकी समरी की. तो समरी में बोल रहे हैं बच्चों, इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस टू वेज इन विच द वर्ल्ड में एंड, दो तरीके जिनसे ये दुनिया जो है वो खत्म हो सकती है. वर्ल्ड विल एंड बाय फायर while others, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये दुनिया फायर से खत्म होगी और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये दुनिया आइस से खत्म होगी यानी कि हेट्रेड से खत्म होगी. फिर बोल रहे हैं द पोएट सेज दैट ही इज अवेयर दैट
ही इज अवेयर ऑफ द फ्यूरी डिजायर्स। फ्यूरी डिजायर्स माने वो चाह जो पागलपन पे उतारू हो जाता है इंसान, जब सोचता नहीं है, कुछ सूझबूझ उसके दिमाग में रहता नहीं है, समझदारी रहती नहीं है, ऑफ ह्यूमन इमोशंस। सो ही विल फेवर दोज हु से दैट फायर विल एंड द वर्ल्ड। तो वो उस ग्रुप के साथ खड़ा है बच्चों जो बोल रहा है कि ये दुनिया तबाह होगी और ये फायर से ही होगी। देन द पोएट रीथिंक्स अगेन। उसके बाद पोएट जो है ना वो रीथिंक करते हैं, यानी दोबारा से अपने थॉट के बारे में, उस मतलब उस कॉन्वर्सेशन के बारे में सोचते हैं और बोलते हैं, इमेजिन करो अगर इस पूरी दुनिया को मरना होगा दूसरी बार, तो आइस में भी इतनी शक्ति है, यानी दुनिया के लोगों के दिलों में इतना आइस भर गया है, बर्फ यानी हेट्रेड भर गया है कि उसके अंदर भी कैपेबिलिटी है फायर की जितनी ही पूरे वर्ल्ड को तबाह करने के लिए। The poet compares fire and ice with the self-destructive nature of human beings। बच्चों यही आपके आंसर के कुछ वर्ड्स रहेंगे कि कितने सेल्फ डिस्ट्रक्टेड हो चुके हैं, डिस्ट्रक्टिव हो चुके हैं हम लोग, कि हम लोग ये भी नहीं देखते कि किससे किसका भला हो रहा है और किससे किसका बुरा हो रहा है। इतने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हम नेचर में हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, ग्रीड एंड लस्ट। देयर इज नो सच इमोशन। ऐसा कोई और इमोशन नहीं है जो इससे ज्यादा हावी इंसान के ऊपर हो पाए। The more humans try to fulfill them, the more rapidly these emotions spread, similarly to fire। जितना ज्यादा इंसान इन चीजों के पीछे पागल हो जाता है, उतना ज्यादा ये सारे इमोशंस उसके अंदर बिल्टअप होते चले जाते हैं। बोल रहे हैं एज अ रिजल्ट, इसके रिजल्ट से क्या होता है, लोग जो है वो बहुत ईगोटिस्ट बन रहे हैं, अपने अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, सेल्फिश होते जा रहे हैं, क्रूअल होते जा रहे हैं, हार्श हो रहे हैं दूसरे लोगों से। इसके विपरीत अगर हम बात करें, द पोएट डिस्क्राइब्स दैट आइस इज रिजिड। आइस क्या होती है, रिजिड होती है, ठोस होती है, बिल्कुल रफ होती है। और आइस का मतलब ठंडा पड़ जाना, दिल ठंडा पड़ जाने का मतलब ये होता है कि हम किसी भी इमोशन को फील नहीं कर पा रहे, सामने वाला हमारे सामने रो भी रहा है तो हमें उस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा। दैट मीन्स कि हम इतने स्टोन हार्टेड हो जाते हैं, इतने कोल्ड हार्टेड हो जाते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतने रिजिड, रफ और हेटफुल हो जाते हैं, इतना हेटफुल साइड हमारा निकल के आता है ह्यूमन इमोशंस का। पीपल बिकम हार्श एंड डू नॉट केयर अबाउट द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ अदर। लोग हार्श बन जाते हैं और दूसरों के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। दे आर इनडिफरेंट टू अदर्स, बिल्कुल इनडिफरेंट हो जाते हैं, कनेक्शन तोड़ देते हैं और उनसे इनडिफरेंट यानी अलग हो जाते हैं, उनके इमोशन से अपनी कनेक्टिविटी तोड़ देते हैं। To others happiness and sorrow। Thus poet says that since fire, ice and fire both are growing at such rapid speed, कि दोनों ही चीजें इतनी रैपिडली बढ़ रही हैं, हमारे अंदर ये इमोशंस का चेंज इतना रैपिड है, इतना तेज है। The world will soon end। वर्ल्ड का एंड होना निश्चित है, either by fire or by ice। The poem conveys a beautiful message that human emotions, कि इंसानों का जो इमोशन है वो रूल करता है उनके ऊपर। ये हमने पिछले वाले पोएम में भी पढ़ा था कि हमें अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना चाहिए, हमें उसके कंट्रोल में नहीं रहना है। वी शुड बी द मास्टर, वी शुड बी द कंट्रोलिंग इन चार्ज ऑफ आवर ब्रेन, नॉट द ब्रेन शुड बी कंट्रोलिंग अस। तो आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि ह्यूमन इमोशंस जो है वो हमारे ऊपर रूल करने लगे हैं। अगर ह्यूमन बींग्स कंट्रोल नहीं करते अपने इमोशंस को, तो डेफिनेटली वो एक दिन सब कुछ तबाह कर देंगे, रुइन कर देंगे अपनी लाइफ, और इसी के साथ वो वर्ज पर आ जाएंगे केओस के। यानी ऐसी केओटिक सिचुएशन, ऐसा केओस बनेगा पूरी दुनिया में कि कोई भी उसको चाह के भी समेट नहीं पाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि अभी से अपने इमोशंस पर, अपने डिजायर्स पर, अपनी इच्छाओं पर काबू रखिए, ताकि आगे जाकर ऐसा समय ना आए कि आप अपने ब्रेन के, अपने इमोशंस के कंट्रोल में आ जाएं और वो आपको कंट्रोल करने लगे और फिर आपका उनपे बस ना चले। सो इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम। ये बोल रही है वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ब्यूटीफुल तो नहीं है, बट ब्यूटीफुली वो ये मैसेज कन्वे कर रही है कि डिस्ट्रक्शन लाना भी हमारे हाथ में है और डिस्ट्रक्शन को बचाना भी हमारे हाथ में है। क्योंकि पूरी पोएम हमें सिर्फ एक ही थीम बता रही है, दैट इज ह्यूमन इमोशंस। क्योंकि तबाही आएगी फायर या आइस से, फायर भी ह्यूमन से रिलेटेड है, आइस भी ह्यूमन के इमोशन से रिलेटेड है। तो अगर हम बस इस पैनल को कंट्रोल कर लेंगे ना अपने अंदर, तो हम इस तबाही को आने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही सुंदर सी पोएम का एक मैसेज था। अब हम बात कर लेते हैं आगे सेंट्रल आइडिया की।
सेंट्रल आइडिया क्या है बच्चों? सेंट्रल थीम होता है। जैसे कि अगर एक नंबर में हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट्स द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम, व्हाट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम, मतलब कि सेंट्रली किस आइडिया के अराउंड या किस थॉट के अराउंड ये पूरी पोएम रिवॉल्व कर रही है। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि सेंट्रल आइडिया इज दैट द एक्सट्रीम इमोशंस लाइक डिजायर एंड हेट्रेड कैन लीड टू द डाउनफॉल ऑफ ह्यूमैनिटी। बेसिकली नाउ व्हाट हियर द पोएट सेज इज कि ऐसा नहीं है कि आपने चीजों के लिए डिजायर करना बंद कर देना या आपने चीजों के लिए चाह रखना बंद कर देना है, बट आपने ऐसा नहीं करना कि अगर कोई चीज आपको चाहिए तो आप उसके पीछे पागल हो जा रहे हो, अगर वो आपको नहीं मिल जा रही है तो आप दूसरे पर्सन से जेलसी रख रहे हो, एवराइस रख रहे हो, इंडिफरेंस रख रहे हो, क्योंकि ये सारे इमोशंस हमें ले जाते हैं क्रुएलिटी की तरफ बच्चों। तो आइडिया ये नहीं है कि आप चीजों को चाहो मत या अगर किसी और को मिल गई तो उसे जेलसी रखो। चीज ये है कि अगर आपने कोई चीज चाहनी है तो उसके लिए इक्वल एफर्ट्स और अपना लक लेकर चलो। मिलेगा तो वेल एंड गुड, वरना उससे बेहतरीन आपके लिए कुछ वेट कर रहा होगा। बट हमारे अंदर क्या होता है ना, व्हाट वी डिजायर वी वांट, हमने जो सोच लिया हमें वो ही चाहिए और वो चाहिए, लेकिन उसके लिए उतनी मेहनत नहीं करना चाहते जितना हम उस चीज के करीब जा पाए। तो वो ये नहीं बोल रही कि आप चीजों की चाह रखना छोड़ दो, क्योंकि चाह नहीं रखेंगे देन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और व्हाट इज द यूज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अगर हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स जो है ना इमोशन से भरे होते हैं, हमारे अंदर सेंसिटिविटी होती है, अगर इंसान वो सेंसिटिविटी छोड़ दें या फिर उसको भूल जाएं, उसको अपने दिल से निकाल दें, देन वी विल बी नो बेटर देन एनिमल्स। हम बिल्कुल एनिमल्स बन जाएंगे ना, क्योंकि फिर एनिमल्स भी तो अपने ही बच्चों को हार्म कर देते हैं अगर उनको किसी पॉइंट पे इतनी भूख लग रही होती है तो इंसानों के अंदर क्या है, इंसान ये नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सेंसिटिविटी होती है, बट हम उस सेंसिटिविटी को आजकल भूलते जा रहे हैं और उसी क्रुएलिटी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उसी पे सेंट्रल आइडिया जो है हमारा रिवॉल्व करता है कि ऐसा नहीं होने देना, ह्यूमन बींग्स अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। और सेंट्रल आइडिया ये बोल रहा है कि ये जो एक्सट्रीम इमोशंस जो हमारे अंदर चलते हैं ना, डिजायर को लेकर, हेट्रेड को लेकर, इसे हमें अंडर कंट्रोल रखना चाहिए। ये ह्यूमैनिटी का डाउनफॉल लेकर आएगा, इंसानियत गिरेगी इससे और गिर रही है। Robert Frost uses fire and ice as metaphors to show how uncontrolled emotions, whether burning passion और कोल्ड हेट्रेड कैन डिस्ट्रॉय द रिलेशनशिप। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये दो चीजों से, फायर और आइस, यानी फायर यहां पर बता रहा है कि हमारे अंदर बर्निंग पैशन है किसी चीज का, ऐसा डिजायर है चीजों को पाने का कि हम भूल जाते हैं कि हम किस रिलेशन में या फिर किस पर्सन से उस चीज के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। और कभी कभी आइस जो है वो शो कर रहा है कोल्ड हार्ट हो जाना, हेट्रेड लेकर आना अपने दिल में, और इसकी वजह से ह्यूमन रिलेशनशिप बहुत गंदी तरह से तबाह हो जाती है। Society or even the world can end due to these emotions, these extreme emotions. It is a reflection of self-destructive potential of human nature. और ये reflects करता है, यानी ये दिखाता है क्या कि इंसान अपना डिस्ट्रक्शन खुद लेकर आएगा। तो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रिफ्लेक्शन है किस तरह से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इंसान बनता चला जा रहा है, इन इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देता है, इसीलिए वो खुद सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर की तरफ, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है। सो दिस इज बेसिकली द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। नाउ लेट अस सी कि हमारे पोएट का टोन क्या है इन बातों को बोलने का। तो पोएट का जो टोन है वो है बहुत ही कंटेम्पलेटिव या रिफ्लेक्सिव। हम बोले रिफ्लेक्टिव है कि सोच रहा है, बहुत कंटेम्पलेट कर रहा है। कंटेम्पलेट मीन्स बीइंग इनटू वेरी डीप थॉट, सोचना किसी बात के लिए और बहुत ही गहरा विचार करना। तो ही इज वेरी कॉन्टेम्पलेटिव। पोएट जो है वो थॉटफुली कंसिडर करते हैं कि किस तरह से डिस्ट्रक्टिव नेचर जो है ह्यूमन इमोशंस का, वो पूरे दुनिया को तबाह करता चला जाएगा। वरना ऐसा हमारे में से ऐसा कौन सोचता है कि हम इतना लाइक हार्टलेस हो रहे हैं, हम इतने कोल्ड हार्टेड हो रहे हैं कि ये दुनिया एक दिन तबाह हो जाएगी। ही इज वेरी कॉन्टेम्पलेटिव ऑन दैट, ही इज वेरी थॉटफुल ऑन दैट, और वो थॉट बहुत ही प्रोवोकिंग थॉट्स है उनके लिए। तो बोल रहे हैं डिस्ट्रक्टिव नेचर बता रहा है ह्यूमन इमोशंस का, जैसे डिजायर और हेट, यानी फायर और आइस। उसके बाद काम गेट सीरियस, बहुत ही आराम से बोलते हैं, लाइक सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से विद आइस, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। बहुत ही काम है, बट वो टोन बहुत सीरियस है, क्योंकि वहां पर वो हमें एक चेतावनी सी, एक वार्निंग सी हमें दे रहे हैं दैट इफ वी डू नॉट कीप आवर इमोशंस अंडर कंट्रोल, वी मे ब्रिंग आवर ओन कैटास्ट्रोफी, वी मे लीड आवरसेल्व्स टू अ कैटास्ट्रोफिक वर्ल्ड और द एंटायर डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड।
सो ऑल्दो द पोएम इज शॉर्ट एंड रिटन इन अ काम टोन, बहुत ही काम टोन है, बट वो बहुत सीरियस, बहुत ही डीप सब्जेक्ट से वो डील करता है। द पॉसिबल एंड ऑफ द वर्ल्ड कॉज्ड बाय ह्यूमन इमोशंस, ऐसा दुनिया का तबाह हो जाना, ऐसा अपोकलिप्स आ जाना कि ये दुनिया चाह कर भी नहीं बचा पाएगा कोई। उसके बाद बोल रहे हैं आयरॉनिक। आयरॉनिक ये है कि फायर एंड आइस, हम लाइक दो ऐसे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन उसमें आयरनी ये है कि ये पावरफुल एलिमेंट जो दुनिया को चला रहे हैं, यही दुनिया को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं देयर इज अ सटल आयरनी इन द वे द पोएट टॉक्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड सो कैजुअली। देखो फायर यहाँ पर उन्होंने हीट से डिपिक्ट करा है, हीट किस तरह से, हमारे सन की एनर्जी से। तो अगर हमारे पास सन की हीट नहीं आएगी तो शायद हमारे लिए इस प्लैनेट पे रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और उसी तरह आइस की अगर ये बात कर रहे हैं तो ठंडक। तो ये जो दो चीजें हैं ना, ये हमारी लाइफ चलाने में मदद करते हैं इस अर्थ पे, इस प्लैनेट पे। लेकिन यहाँ पे फायर और आइस जो है वो ही डिस्ट्रक्टिव नेचर बता रहे हैं, उनको ही डिस्ट्रक्शन बताया है कि वो लेकर आएंगे अपोकलिप्स। तो बोल रहे हैं कि ये सटल आयरनी है, जिस तरह से पोएट जो है वो इतना कैजुअली बोल जाते हैं कि ये दो चीजें खत्म कर देंगी इस दुनिया को, एज इफ इट वॉज जस्ट द मैटर ऑफ चूजिंग बिटवीन फायर और आइस, कि हम या तो फायर से इस दुनिया को खत्म करना चाहते हैं या हम आइस से दुनिया को खत्म करना चाहते हैं, ये हमारी चॉइस है। तो इस तरह से पोएट जो है वो हमसे ऐसा लग रहा है कि पूछ रहे हैं कि किस चीज से तुम इस अर्थ को खत्म करना चाहते हो। सो दैट इज अ लिटिल आयरॉनिक। उसके बाद बोल रहे हैं पोएटिक डिवाइसेस। तो सबसे पहले पोएटिक डिवाइसेस निकालने से पहले भी हम राइम स्कीम निकालते हैं, क्योंकि हर पोएम की। तो बोल रहे हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सो फायर को पहले हम ए दे देते हैं, आइस क्योंकि राइम नहीं कर रहा तो बी दे देते हैं। फायर, डिजायर, यस ऑफ कोर्स ए एंड अगेन फायर। तो पहले वाले स्टैंजा का हमारा राइम स्कीम निकला है ए बी। सॉरी, पहले वाले का हमारा निकल रहा है ए बी ए। इट शुड बी ए बी ए। देन सेकेंड वाले का इट्स ट्वाइस विच साउंड सिमिलर एज आइस, सो इट विल बी बी। देन हेट कम्स विद सी, आइस डी, ग्रेट गोज विद हेट तो सी, और सफाइस गोज विद आइस तो बी। तो हमारे सेकेंड वाले स्टैंजा का निकला है बी सी बी। ओके, तो ये हमारा राइम स्कीम निकल गया है हमारे पोएम का। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं पोएटिक डिवाइसेस की, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सम से फर्स्ट लाइन के बिगनिंग में भी है और सेकेंड लाइन के बिगनिंग में भी है। तो जब हमारे पास फर्स्ट वर्ड टू कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स का सेम होता है तो हम उसको बोलते हैं एनाफोरा। तो पहले हमारे पास आ गया है एनाफोरा। उसके बाद वर्ल्ड विल, जब टू और मोर कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स और क्लोजली प्लेस वर्ड्स, यानी एक ही लाइन में होते हुए वर्ड्स अगर दोनों का इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट हो और सेम हो, मैंने साउंड बोला है, लेटर नहीं बोला, तो बच्चों हम उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Hold, who, favor. Assonance. क्लोजली प्लेस वर्ड्स के सेंटर में या एंडिंग में सेम वाउल साउंड का रिपीट होना इज एसोनेंस, और अगर सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता तो वो कॉन्सोनेंस हो जाता। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है इंजैबमेंट। अच्छा, इंजैबमेंट क्या होता है? इंजैबमेंट होता है जैसे यहाँ पर बिना कोई पंक्चुएशन मार्क के लाइन एंड हो गई, सेम यहाँ पर हो गई, यहाँ पर हो गई, तो इनको बच्चों हम बोलते हैं इंजैबमेंट। तो ये जो चार लाइनें हैं ये क्या है? इंजैब्ड हैं। सो एंटायर पोएम इज इंजैब्ड। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टैंजा में भी हमारे पास एक लाइन है और सेकंड स्टैंजा में तो हमारे पास 3 लाइनें हैं। उसके बाद एलिट्रेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिमिलर साउंड जो है जैसे सम और से, यहाँ पर भी सम और से, ये जो वर्ड्स हैं इनका इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट भी है और सेम भी है, तो ये भी एलिट्रेशन हो गया है। उसके बाद बोल रहे हैं मेटाफर। मेटाफर दो चीजों का डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट द यूज ऑफ लाइक और एज। अब मेटाफर कहां कहां पर यूज करा है? एक तो फायर में और एक आइज में। तो मेटाफर और सिंबोलिज्म दोनों ही लिटरेरी डिवाइसेस हम यहां पर यूज करेंगे, फायर और आइज दोनों के ही साथ। फायर दैट मीन्स डिजायर,
and ice, that means hatred here. ये दोनों के दोनों पोएटिक डिवाइसेस हम सिंबोलिज्म में भी रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये सिंबलाइज कर रहे हैं, और यही हम मेटाफर में भी रखेंगे, क्योंकि इनका डायरेक्ट कंपैरिजन, इन दोनों एलिमेंट्स का डायरेक्ट कंपैरिजन जो है वो इमोशंस से किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने ये वाले पोएटिक डिवाइसेस देखे, अब हम आगे कुछ और पोएटिक डिवाइसेस हैं उनको भी देख लेते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं एनाफोरा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सम से एंड सम से। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्यों बोला है बच्चों? पर्सोनिफिकेशन इसीलिए बोला है क्योंकि देखो फायर और आइस ये ना नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं, ये इनएनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं, या फिर हम ऐसा बोलेंगे कि ये इंसान नहीं है, लेकिन इनको बोला है कि दे विल ब्रिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या इनमें इतनी पावर है कि वो दुनिया को एंड करेंगे? नहीं, इंसानों के इमोशंस हैं जिनको इनसे कंपेयर किया है, इसीलिए पर्सोनिफिकेशन बोला है। देख लीजिए, एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन लिविंग थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, दैट मीन्स फायर। फायर के अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी वो केपेबल है कि वो दुनिया को अंत कर सकती है, तो डिजायर नहीं कर सकती है, ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं अपने डिजायर की वजह से। देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद पैराडॉक्स। सबसे पहले तो समझिए पैराडॉक्स होता क्या है, और पैराडॉक्स हमें सेकेंड स्टैंजा में दिया क्यों है। पहले तो बोल रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है ना वो खत्म हो जाएगा फायर से, लेकिन खुद की ही बात को काटते हुए कॉन्ट्रास्टिंगली बोलते हैं कि दुनिया को जब दूसरी बार खत्म होना होगा तो वो आइस से खत्म होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बात मुझे बताइए, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। अब मैंने अगर उस ग्लास को पूरा खत्म कर लिया है पानी पीने के बाद, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये ग्लास दोबारा से खत्म होगा? नहीं। तो यहां पर पोएट क्या कर रहे हैं, खुद की ही बात काट के उसको विपरीत बात के थ्रू बता रहे हैं। पहले बोल दिया आइस से दुनिया खत्म हो गई, मैंने बोला पानी मैंने पी के खत्म कर लिया, और सेकंड बात में मैं बोल रही हूँ कि पानी गिर गया इसीलिए खत्म हो गया। तो क्या मैंने अपनी ही बात को कॉन्ट्रास्ट करके, यानी उसको काट के उसके विपरीत कुछ और बात नहीं बोली। तो उसी तरह पोएट क्या कर रहे हैं, पहले बोल रहे हैं कि दुनिया फायर से खत्म हो जाएगी, फिर बोल रहे हैं दुनिया आइस से खत्म होगी। तो जब अपनी ही बात के कॉन्ट्रास्ट में कोई आइडिया प्लेस करते हैं उसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स। इसीलिए यहां पर बोल रहे हैं कि पोएट ने पैराडॉक्स यूज किया है कि पहले अपनी बात बोलते हुए बोल रहे हैं कि दुनिया फायर से खत्म होगी, और दूसरी बार में बोल रहे हैं कि दुनिया हेट से खत्म होगी, यानी आइस से खत्म होगी। तो पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स टू बी कॉन्ट्रोडक्टरी बट मे होल्ड अ डीपर ट्रुथ, कि सच तो है बट कॉन्ट्रोडक्टरी है फर्स्ट वाले पार्ट से। पहले कॉन्ट्रोडिक्ट कर दिया, पहले बोल दिया फायर से खत्म होगी, लेकिन दूसरी बार में बोल रहे हैं कि आइस से खत्म होगी। द आइडिया दैट द वर्ल्ड कुड एंड इन टू opposing elements, fire and ice, is a paradoxical। भाई अगर कोई चीज ना जल के खत्म हो गई है ना, तो फिर वो जम के खत्म नहीं हो सकती है, या तो वो जली है या तो वो जमी है। अब दोनों इतने ऑपोजिट आइडियाज हैं, लेकिन दोनों से ही दुनिया खत्म हो रही है। तो सेम एग्जाम्पल, अगर ग्लास पी कर पानी खत्म कर लिया है तो वो गिर के कैसे हो सकता है, अगर गिर के हुआ है तो पी के कैसे हो सकता है। तो कॉन्ट्रोडिक्टरी आइडियाज हैं, इसीलिए यहाँ पर पैराडॉक्स का यूज करा है सेकेंड वाले स्टांजा में, क्योंकि फर्स्ट वाले में ऑलरेडी फायर का जिक्र कर चुके थे। ठीक है, सो दीज आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम। स्टूडेंट्स, आपने मेनली जो ध्यान रखना है वो है क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है पोएम की, क्या टोन है पोएट का बोलते हुए, क्योंकि आजकल ये क्वेश्चन आने लगा है, एक्सट्रैक्ट बेस में स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन दिख जाता है आजकल, और उसी के साथ सेंट्रल आइडिया क्या था और पोएटिक डिवाइसेस क्या थे। सो स्टूडेंट्स, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। ऐसी ही मोर वीडियोस देखने के लिए आपको हाई प्रोफाइल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना पड़ेगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और बच्चों, हाई प्रोफाइल जो है वो ना केवल आपको बट आपके पेरेंट्स को भी गाइड करता है, उनको भी पेरेंटल गाइडेंस देता है कि वो आपके साथ किन किन सिचुएशन में कैसे कैसे डील कर सकते हैं। आपको अगर अपनी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये सारी नॉलेज बढ़ानी है तो भी आप हाई प्रोफाइल के साथ जुड़े रह सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल बी मीटिंग यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, गुड बाय एंड happy learning.